एवरीवन दोस्तों, मैं राजू सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखा जाए तो मैं सबसे बड़ी बात है, मैं इतिहास का रोज वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? इस गर्मी के माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। अब कहा नहीं जा सकता है कि क्योंकि बरसात ना होने के कारण से थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, खेतियों में परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा हर जगह। तो दोस्तों मैं हर जगह आप देखिए जाए तो इतिहास का रोज मैं क्रम वाइज वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और राजू सर स्टडी पॉइंट पे जाइए, आप उसको चैनल देखिए। जो और पिछला वीडियो है बलवन, उसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं, हम बात करते हैं कि आज देखा जाए तो बलवन के आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जहाँ तक सवाल है खिलजी वंश कैसे आता है दोस्तों। देखिए जब बलवन की मृत्यु हो जाती है, बलवन का एक सपना होता है कि सपना क्या होता है, उसका बड़ा बेटा बने, उसका बड़ा बेटा बन जाए राजा। मगर बड़ा बेटा मोहम्मद मारा जाता है। जब मारा जाता है तो उसके बाद उसका देखा जाए तो दूसरा पुत्र आता है, वो देखा जाए कैकूबाद आता है। कैकूबाद एक देखा जाए तो जहाँ तक सवाल ये होता है ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, और जिससे कारण लकवा मार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद उसका पौत्र आता है, और पौत्र कौन है? क्यों देखा जाए क्यूमर्स है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बलवन की सबसे बड़ी बात है कि जो सपना था वो सपना क्या अधूरा रह गया है। और कहीं ना कहीं इसका देखा जाए तो एक खिलजी वंश कहाँ से आए, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, ये देखा जाए तुर्कों में 64 जातियां होती थी। उसी 64 जातियों में एक हेमनंद नदी के किनारे एक खिलजी जाति थी, और खिलजी जनजाति थी दोस्तों। और वही खिलजी जनजात से एक खिलजी वंश पड़ा था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब मोहम्मद गोरी की हम बात कर लें तो मोहम्मद गोरी के समय जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस समय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जब पराजित हुआ था, भागते हुए गया था अफगानिस्तान। उस समय उसकी मदद कौन किया था? यही खिलजियों ने मदद किया था दोस्तों। और रही बात यह है कि देखा जाए तो इनको जहाँ तक सवाल है कि खिलजी कैसे आए, तो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली के कोतवाल थे बलवन के समय, फखरुद्दीन, उन्होंने न्योता दिया, कहा भैया खिलजी भैया आपो आवे, थोड़ा बहुत आपो चूस लें। तो जानते हैं तो ये खिलजी वंश देखा जाए तो खिलजी कौन आया? जलालुद्दीन खिलजी आए दोस्तों। ये 64 जातियों में 64 तुर्क जातियों में से खिलजी एक खिलजी जात थी। जो जाति मतलब बहुत गरीबी रेखा थी, अनुसूचित जात थी, और उसी में एक खिलजी वंश था। तो दोस्तों हम चलते हैं, देखा जाए खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320 ईस्वी तक ये खिलजी शासन कहलाता है। बहुत छोटा से है मगर घाव करे बड़ा गंभीर था दोस्तों। ये छोटा ना समझो, ये बड़ा ही देखा जाए तो मतलब 30 साल का शासन किया, 30 कर्म कर डाला। 30 साल का शासन 30 कर्म कर डाला। देखिए कैसे करता है कि कुल मिलाकर ज्यादा नहीं, मतलब देखा जाए तो शासन नहीं कर पाया, तब भी अगर ज्यादा शासन किया तो उथल पुथल हो जाता। तो दोस्तों अब आपको बता दूं कि जहां तक सवाल यह है दोस्तों कि यहाँ पर देखा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करता है कि क्यूमर्स की हत्या कर देता है, क्योंकि उस समय क्यूमर्स का संरक्षक रहता है। क्योंकि देखा जाए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? क्यूमर्स होता है दोस्तों। और क्यूमर्स की हत्या कौन करता है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। और ये उस समय संरक्षक होता है, संरक्षक मतलब देखभाल करने वाला। इन्होंने उसकी गटई मोड़कर यमुना नदी में दिल्ली के पिछवाड़े फेंक दिया। ये कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत है, और इनके साथ भी यही घटना घटती है दोस्तों। खिलजी वंश मतलब देखा जाए जलालुद्दीन खिलजी भी ऐसे मारे जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है? खिलजी के संस्थापक कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। लोग कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, ये गड़बड़ कर देते हैं कि पूछता क्या है खिलजी वंश के संस्थापक का नाम बताइए दोस्तों, तो क्या मार देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। कहीं ना कहीं पूरा गलत हो जाता है। पहले मैं भी अपनी जिंदगी बहुत मारता था, क्योंकि उस कारण क्या था कि गड़बड़ के हाथ हो जाता दोस्तों कि जलालुद्दीन अलाउद्दीन ज्यादा फर्क नहीं रहता था, इसीलिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संस्थापक की बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी थे। और यह सबसे वृद्ध शासक था। वृद्ध मतलब क्या होता है? बुढ़ा शासक था। ये 70 वर्ष की उम्र में राजा बना था। कितने वर्ष की उम्र में? 70 वर्ष। ये आप बता सकते हैं वृद्ध शासक था। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था, बहुत ज्यादा बेचारा नौजवान नहीं था। और रही बात यह है कि देखा जाए तो, और इन्होंने एक बुद्धि क्या लगाया कि मुझे राजा कैसे समझे, तो इन्होंने क्या किया, जैसे बलवन ने राजस्व सिद्धांत दिया था, राजस्व सिद्धांत राजा पे ज्यादा बल दिया था। इन्होंने क्या किया कि जो राजस्व सिद्धांत को था, उस राजस्व सिद्धांत को बिल्कुल समाप्त कर दिया। कहा बिल्कुल राजस्व सिद्धांत नहीं रहेगा, हम ऐसा कार्य करेंगे जो प्रजा के हित में हो, जनता के शुभ चिंतक हो, और जनता
मतलब जनता का कार्य सही हो, जनता बेचारा भलाई हो, जनता के सब कुछ हो, ये चाहता था। मगर बलवन ऐसा नहीं चाहता था, जनता को झुकाना चाहता था। बलवन सोचता कि मेरे जनता मेरे सामने घुटने टेके और मैं जो कहूँ जनता मेरी बात माने। मगर ऐसा जलालुद्दीन नहीं था। जलालुद्दीन बिल्कुल, अब आपको बता दूं, और जहां अमीर थे अमीरों को झुकाना चाहता था, अमीरों को बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। और दोस्तों जो जनता को इन्होंने आगे कर दिया। कहा कि देखिए इन्होंने कोई छोटा बड़ा भेदभाव नहीं किया। कहा देखिए जो समान कार्य समान वेतन, सब समान, देखिए सब कुछ समान कर दिया। अगर समान दंड की हो समान आपको मिलेगा, इसमें कोई बड़ा ना कोई छोटा, इसलिए समान में। तो अपना एक अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में ये बलवन ने बनाया था। देखिए ये आपके कैकूबाद ने बनवाया था, कैकूबाद ने किलोखरी का महल बनवाया था। दोस्तों एक किलोखरी का महल कहाँ है दोस्तों? ये दिल्ली में है दोस्तों। और यहीं पर क्या किया, यहीं पे अपना ये राज्याभिषेक करवा लिया। कौन करवाया बच्चा? ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कराया था। और 70 वर्ष की आयु में क्या बन जाता है दोस्तों? ये राजा बन जाता है। अब आप समझ सकते हैं 70 वर्ष की उम्र कैसे होती है। और 70 वर्ष के अंदर इनको लगता है बहुत जोश खरोश था। और इनके अंदर देखा जाए तो उस समय जमाने के देखिए बुढ़े जो होते थे बहुत बुद्धिमान होते थे, अब बुढ़े नहीं सही हैं। अब देखिए शासन नीति आंतरिक और शासन थी, मतलब देखा जाए तो इन्होंने सोचा कि हम सभी को प्रसन्न रखना चाहते हैं। जनता जब प्रसन्न रहेगा तो मेरा भलाई सोचेगा, और जनता ही अगर खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। इन्होंने देखा जाए तो सम्राट अशोक की भांति कार्य किया है। जिस सम्राट ने कहा कि देखिए प्रजा सुखाए तो राजा सुखाए, और उसी प्रकार इनका भी क्या था कि प्रजा सुखाए तो हम सुखाए। तो ये कहीं न कहीं देखा जाए तो सम्राट अशोक से ये प्रेरक बने हुए थे। कहीं न कहीं वो जनता के जैसे भलाई काम कर रहे थे वैसे ये भी काम कर रहे हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन का भतीजा था और दामाद था। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, देखा जाए तो आप जैसे सांप को दूध पिलाएंगे, सांप कभी न कभी आपको डसेगा जरूर। अब क्या हुआ, मामला क्या भिंडी हो गया दोस्तों ये हो गया कि जलालुद्दीन की बात का, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। जब बचपन में थे तभी इनकी पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और लालन पालन कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी करता है। बाद में अपने ही बिटिया की शादी इनके साथ कर देता है। और कहीं न कहीं भतीजा भी है और दामाद भी है, दोनों हैं। और मलिक छज्जू को जाते पराजित किया और जलालुद्दीन ने उसे मानीपुर को सूबेदार बना दिया। बताओ, मलिक छज्जू को पराजित करने के बाद उस खुशी में इन्होंने क्या किया, देखो जलालुद्दीन ने उसे मानीपुर का सूबेदार। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन ने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। और जब पराजित कर दिया तो उस समय जलालुद्दीन बड़ा खुशी हुआ। कहा बेटा इधर लल्लू लाल आओ, तुमको मैं कड़ा और मानीपुर का जागीर दे देता हूँ, सूबेदार बना देता हूँ। और इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, ये खुशी हो जाता है। कौन खुशी हो जाता है भैया? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है और कड़े मानीपुर को क्या मिल जाती है? सूबेदारी मिल जाती है दोस्तों। और देखिए झाइन का युद्ध की हम बात करते हैं तो झाइन का युद्ध कब हुआ था? 1291 ईस्वी में। और किसने किया था दोस्तों? और किसके मध्य हुआ था? अब जलालुद्दीन और हमीर देव राजा रणथंभौर। अब आप समझ सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के वंशज बताए जाते हैं, रणथंभौर के चौहान की बात करते हैं। और उस समय देखा जाए चौहान वंशी शासक थे। और इसमें क्या होता है, जलालुद्दीन पराजित हो जाता है। और कहीं ना कहीं जलालुद्दीन पराजित हो जाता है, गुस्से में अनेक मंदिरों को उड़ा देता है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो लास्ट की बात करते हैं, देवगिरी पर आक्रमण करता है 1246 ईस्वी में। अब कौन करता है दोस्तों देवगिरी पे? देखा जाए इसका भतीजा करता है। भतीजा का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि देवगिरी की हम बात करते हैं, देवगिरी पर आक्रमण कर लेता है। ये महाराष्ट्र को लगता है महाराष्ट्र में है। और वहां पर जानते हैं वहां का राजा कौन था? रामचंद्र यादव जी थे। और रामचंद्र यादव के ऊपर जानते चढ़ाई कर देता है। और चढ़ाई करने के बाद रामचंद्र बिल्कुल देखा जाए एक प्रकार के आत्मसमर्पण कर देते हैं, पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ने क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने वहां इतना अपार धन लूट के ले आता है, इतना ज्यादा अपार धन लूट के आता है। और जानते हैं जी ललचाए रहा न जाए। जलालुद्दीन को यह खबर लग गई कि मेरा भतीजा इतना धन लूट के आया दोस्तों, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ दोस्तों। और उन्होंने अपने भतीजे से मिलने के लिए कड़े मानीपुर दिल्ली से रवाना हो जाता है। और जैसे कड़े मानीपुर कौशाम्बी इलाहाबाद पड़ता है दोस्तों, और जैसे वहां पहुंचता है और कहता है अरे भतीजे बहुत दिन हो गया मुलाकात करते हुए,
और तुम आओ मुलाकात कर ले और गले मिल ले, और गले मिलने के बहाने अलाउद्दीन खिलजी पीछे से वार कर देता है दोस्तों, और अंत में क्या हो जाता है, अपने ही मतलब ससुर को उड़ा डालता है। और उड़ाने के बाद और क्या करता है, और उस समय इनकी सहायता किया था एक तरह, देखिए बता दूं आपको, एक तरह देखिए जहां तक सवाल है सहयोगी कौन था, इतरादूनी खुद ने इनकी सहायता किया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी सहायता पाने के बाद उसको मार डालता है, और मारने के बाद ये स्वयं सुल्तान बन जाता है दोस्तों। कौन बन जाता है दोस्तों, जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बन जाता है, और पूरे सल्तनत में पूरा तहस नहस कर देता है अलाउद्दीन दोस्तों। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि कुल मिलाकर जलालुद्दीन इसकी मदद किया, और अंत में इसीलिए खतरनाक भी बन गया दोस्तों। ये कैसा वीडियो लगा और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।